What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टरलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। दो बातों में एक डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर आप लोग अटेंशन चाहते हैं या फिर आप लोग रेस्पेक्ट चाहते हैं, यह आप लोग खुद डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आप लोग अटेंशन चाहते हैं तो आप लोग को चापलूसगिरी करनी पड़ेगी, पर लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग की रेस्पेक्ट हो तो आप लोगों को अपने काम पर फोकस करना पड़ेगा। आज की डेट में 90% जो लोग हैं अगर कहीं काम करते हैं तो वो बस अटेंशन चाहते हैं। कोई अपने बॉस से अटेंशन चाहता है, कोई किसी और पर्टिकुलर पर्पज से काम निकलवाने के लिए अटेंशन चाहता है, पर लेकिन जो इंसान अपने काम पर फोकस करते हैं उनको कभी किसी के अटेंशन की जरूरत ही नहीं पड़ती है। अटेंशन तो अपने आप मिल जाती है और साथ ही साथ रेस्पेक्ट भी मिलती है। तो जो रेस्पेक्ट होती है उसके साथ में जो अटेंशन आती है वो इतनी शानदार होगी कि आप लोग उसको नॉर्मली जो वैसी अटेंशन आप लोग गेन करने के चक्कर में रहते हैं उसके साथ में कंपेयर कर ही नहीं सकते। तो इसलिए लाइफ में हमेशा अपने काम पर फोकस करो, अटेंशन भी मिलेगी और इसी के साथ में रेस्पेक्ट भी मिलेगी। तो रेस्पेक्ट वाली अटेंशन चाहिए, बस फिर अटेंशन चाहिए कि हाँ ये फालतू की चिंदीगिरी करते रहता है, तो ये आप लोगों को डिसाइड करना है। और वो तब होगा जब कंप्लीटली 110% आप लोग अपने काम पर फोकस करेंगे। यहां पर मुझे एपीजे अब्दुल कलाम सर की वही एक कोटेशन याद आती है जो मुझे काफी अच्छी लगती है कि डोंट पोल्यूट योर ड्यूटी, इफ यू विल पोल्यूट योर ड्यूटी यू हैव टू सैल्यूट एवरीवन, बट इफ यू विल सैल्यूट योर ड्यूटी देन एवरीवन विल सैल्यूट यू। यानी कि अपने काम पर फोकस करो, आप लोगों को किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। पर लेकिन अगर आप लोग वैसे ही अपने काम को इग्नोर करते रहोगे तो लोगों की चापलूसीगिरी आप लोगों को करनी पड़ेगी। तो आप लोग खुद डिसाइड कीजिए कि आप लोगों को लाइफ में क्या करना है, अटेंशन चाहिए या फिर रेस्पेक्ट चाहिए। तो बताइए ए चाहिए या फिर आर चाहिए, ठीक है? बताइए कमेंट बॉक्स में। आगे चलते हैं, आइए नजर डाल लेते हैं कोविड-19 के केसेस के ऊपर। तो कोविड-19 के केसेस जो हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में 9.3 मिलियन यहां पर केस हो चुके हैं। टोटल मिलाकर यहां पर 4,78,000 लोगों की जान अब तक जा चुकी है और 5 मिलियन लोग जो हैं वो यहां से खुशनसीब हैं, आसानी से रिकवर होकर आ चुके हैं। यूएसए टॉप पर बरकरार है लगभग 24 लाख केसेस के साथ में। ब्राजील दूसरे नंबर पर है 11 लाख के साथ में। रसिया तीसरे नंबर पर है यहां पर 5,99,000 यानी कि 6 लाख केस के साथ में। और यह है अपनी प्यारी कंट्री, यहां पर 4,56,000 केस अब तक आ चुके हैं। कल जो थे वो 15,000 केस देखने को मिले। अब तक 14,483 लोगों की जान हमारी कंट्री में जा चुकी है। बाकी पाकिस्तान भी कैटेगरी में आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान 14th नंबर पर है। तो पाकिस्तान में भी लगभग 4,000 के करीब डेथ, 4,000 के करीब जो केस आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात देखिए यहां पर ये होती है यूएसए में इतने केसेस का मतलब ये नहीं कि यूएसए में कंडीशन खराब है, नहीं। यूएसए की कंट्री जो है, यूएसए जो है बेसिकली वो एक मेडिकल आप लोग बोल सकते हैं हब है। अगर देखा जाए एक डेवलप कंट्री है तो वहां पर जो चीजें होती हैं एक अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है, तो वो अपनी जनता को टेस्ट कर पा रहे हैं। तो एक अच्छी पॉजिटिव पॉइंट आप लोग यहां पर बोल सकते हैं, ठीक है? इसी तरीके से महाराष्ट्र देखिए, महाराष्ट्र में हमारी कंट्री में यहां पर 1,39,000 केस आ चुके हैं। तो इसका मतलब अच्छी फैसिलिटी है, यहां पर अच्छी चीजों को चेक कर पा रहे हैं। दिल्ली दूसरे नंबर पर चल रही है। अब दिल्ली यहां पर तमिलनाडु को पीछे छोड़कर दूसरे नंबर पर आप लोगों को देखने को मिल रही है, ठीक है? और तमिलनाडु तीसरे नंबर पर, गुजरात चौथे, उत्तर प्रदेश पांचवें, छठे पर है राजस्थान, सातवें पर वेस्ट बंगाल और आठवें पर है मध्य प्रदेश। तो इसके बारे में आइडिया आप लोग रख सकते हैं। आइए आर्टिकल देख लेते हैं कौन से हम लोग को डिस्कस करने हैं। काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, कई सारी बातें आप लोग को नई जानने को यहां पर मिलने वाली है। अगर लेक्चर के बाद में आप लोगों को लगे कि लेक्चर की पीडीएफ आप लोगों को डाउनलोड करनी है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, जाकर वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। यहां पर जो है अभी मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा रिहा कर दिया गया एक पर्सन को, जिसके द्वारा एक दलित मैन को मारा गया क्योंकि उसकी जो शादी थी उसकी बेटी से हुई थी। यानी कि एक तरीके से आप लोगों को कई बार देखने को मिलता है, ये खासकर पूरी इंडिया में ये पैटर्न आप लोगों को नजर आएगा। जो कास्ट के नाम पर, रिलीजन के नाम पर जो हत्याएं की जाती हैं उसके बारे में बात की जा रही है। पर लेकिन यहां पर जो पैटर्न है वो ये बताया गया है कि उस पर्टिकुलर पर्सन के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, तो इसलिए यहां पर उसको रिहा कर दिया गया है लोअर कोर्ट के द्वारा। हालांकि उसको सजा दी गई थी, पर लेकिन अभी यहां पर जो हाई कोर्ट में जब केस पहुंचा तो यहां पर एक अलग पैटर्न देखने को मिल रहा है, ठीक है? तो यही बातें यहां पर इसमें बताई गई हैं। बाकी अगर ये वाला आर्टिकल देखें तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो यूएसए के बारे में वैसे तो, पर लेकिन कई सारी ऐसी टर्म है जो आप लोगों को जानने को मिलेंगी। कई सारे ऐसे वीजा के नाम आप लोगों को बताऊंगा जो आप लोगों ने शायद कुछ सुने होंगे और कुछ नहीं सुने होंगे, और कुछ यहां पर बात करेंगे। जैसे कि यहां पर बात की जा रही है H1B वीजा क्या है, H2B वीजा क्या है, L1 वीजा क्या है, J1 वीजा क्या है, H4 वीजा क्या है। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो आप लोगों से एग्जाम में बन सकते हैं, तो इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बातें करूंगा। नेक्स्ट यहां पर कोविड-19 के चलते जो आर्बिट्रेरी पावर है वो काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिल रही है। यानी कि जो कंट्री की गवर्नमेंट है वो जनता को एक तरीके से होना चाहिए कि जनता को एक फैसिलिटी प्रोवाइड करे अच्छे से, पर लेकिन एक तरीके से डिक्टेटरशिप में ज्यादा कन्वर्ट होते जा रहे हैं। तो जो फंडामेंटल राइट है उसको थोड़ा सा फोकस किया गया। तो कई सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। यह आर्टिकल डी सुब्बा राव जो हमारी कंट्री के फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं आरबीआई के, उनके द्वारा लिखा गया है इन पर्टिकुलर पर्सनैलिटी के बारे में। आखिर हुआ क्या है तो थोड़ा सा जान लेते हैं यहीं पर इसके बारे में।
ये जो रिसेंटली पर्सन जो अभी आप लोग यहाँ पर पिक्चर में दिख रहे हैं, इन पर्सन की रिसेंटली अभी डेथ हुई, इनका नाम है बीपीआर वित्तल, ठीक है। तो ये एक फॉर्मर आईएएस ऑफिसर, इसी के साथ में फाइनेंस कमीशन के मेंबर और यहाँ पर साउथ इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट के ये यहाँ पर अच्छी पोस्ट पर यहाँ पर इनके द्वारा कई बार काम किए गए। और अच्छी बात जो यहाँ पर ये जो इनके बारे में यहाँ पर बता रहे हैं सुब्बाराव साहब, बेसिकली देखिए एक तरीके से इनके टीचर भी थे, तो यहाँ पर इनके द्वारा यहाँ पर एक तरीके से गाइड किया गया इनको कई ऐसे स्टेज पर लाइफ के, तो इनके द्वारा यहाँ पर एक तरीके से ट्रिब्यूट देने के लिए ये यहाँ पर एक आर्टिकल इनके लिए लिखा गया है, ठीक है। हालांकि कोई एग्जाम में आप लोगों से इस तरीके से स्पेसिफिक पर्सन के बारे में नॉर्मली क्वेश्चन नहीं पूछता है, क्योंकि जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं जैसे कि आप लोगों से पूछ लेंगे, जैसे पूछ लिया महात्मा गांधी जी के बारे में, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में, तो इन पर्सनैलिटी का क्या क्या इंपैक्ट रहा है वो सारी चीजें आप लोगों से कई बार पूछी जाती हैं, ठीक है। तो यहां पर ये हल्का सा आइडिया फिर भी इसके बारे में आप लोग रख सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है एयरफोर्स। देखिए आप लोग देखते हैं अगर किसी कंट्री के साथ में लड़ाई होती है तो वहां पर आप लोगों को आर्मी, नेवी और एयरफोर्स देखने को मिलती है, तो यहां पर पर्टिकुलर फोकस जो है वो एयरफोर्स का है। तो एयरफोर्स किस तरीके से यहां पर इंपैक्ट डाल सकती है, क्योंकि कई सारी चीजें अभी रिसेंटली आप लोगों को देखने को मिली, कई सारी कंट्री के साथ में, अभी जैसे अभी आप लोग देखते हैं पाकिस्तान के साथ में झड़प, चाइना के साथ में झड़प, तो इसलिए यहां पर एयरफोर्स पर अलग से फोकस हम लोग को देना चाहिए, क्योंकि ये काफी बड़ा रोल प्ले कर सकती है, ठीक है। तो ये समझाने की बात की जा रही है। ये जो आर्टिकल है यहां पर इसमें बात की जा रही है कि जो बेसिकली हमारी कंट्री में आने वाले टाइम में हम लोग को क्या बेसिकली ऑल ओवर वर्ल्ड पर एक अलग फोकस देना पड़ेगा, क्लाइमेट चेंज को एजुकेशन सिस्टम के अंदर आप लोगों को डालना पड़ेगा, तभी सिचुएशन को आप थोड़ा सा इंप्रूव कर सकते हो। तो ये बातें यहां पर बताने की इसके अंदर कोशिश की गई है। साइड वाला आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है, फूड सिक्योरिटी और फार्मर वेलफेयर के बारे में बात की जा रही है, तो डिटेल में आर्टिकल को डिस्कस यहां पर करने वाला हूं। ये आज का कार्टून है और ये डेटा पॉइंट है, इसके ऊपर भी हम लोग नजर डालेंगे। पहले आप लोग कार्टून देख लीजिए, कंडीशन क्या देखने को मिल रही है यहां पर। ये है गालवान वैली। गालवान वैली के अंदर यहां पर बात की जा रही है कि वी आर ट्राइंग ओवर बेस्ट टू देख तरीके से डिसंगेज, यानी कि इंडिया और चाइना है काफी अच्छे से जो डिसंगेज होने की कोशिश कर रहे हैं, पर लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता हुआ ग्राउंड लेवल पर नहीं दिख रहा है। यानी कि एक तरीके से जो गवर्नमेंट के द्वारा स्टेटमेंट दी जा रही है वो नॉर्मल जनता को सही तरीके से आप लोग नहीं समझ सकते कि सही तरीके से जनता को वो बातें बताई जा रही है जो एग्जैक्टली ग्राउंड लेवल पर चीजें देखने को मिल रही है। तो उसी के बारे में ये कार्टून है यहां पर जो आप लोगों के सामने है। अच्छा, एक साइड में तो आप लोगों को मोदी जी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, दूसरी साइड में पर्सनैलिटी कौन है ये आप लोग आइडेंटिफाई कीजिए, ये पर्सन कौन है दूसरी साइड में। क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, अगर आप लोग देखें एक गैप आप लोगों को नजर आएगा। अब एक तो हमारी कंट्री में पॉलिसी बनाई जाती है और दूसरा उसको इंप्लीमेंट किया जाता है। तो पॉलिसी जो बनाने में, एक तरीके से तैयार करने में और इंप्लीमेंटेशन में जो अंतर नजर आता है, तो उसके बारे में आप लोगों को यहां पर एक्सप्लेन करना है। और ये हर तरीके के लेवल पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो भी पॉलिसीज गवर्नमेंट के द्वारा यहां पर बनाई जाती है, चाहे वो किसी भी तरीके से क्यों ना आप लोग उसको देख ले, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है। आर्टिकल अभी डिस्कस करूंगा, पर उससे पहले आप लोगों के सामने एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, पहले इसको देख लेते हैं। देखिए आज की डेट में आप लोगों को पता है कि यूएसए के जो प्रेसिडेंट हैं वो है डोनाल्ड ट्रंप, और डोनाल्ड ट्रंप साहब ये बोलते हैं कि अमेरिका फर्स्ट के बारे में बात करते हैं, यानी कि अमेरिका जो है वो सबसे ऊपर है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, दूसरी कंट्रीज के बारे में सोचेंगे क्या है क्या नहीं कर रहे हैं। अगर आप लोग यहां पर अमेरिका को देखो, अमेरिका में वो बोलते हैं कोई भी बाहर का पर्सन नहीं आना चाहिए, पर लेकिन अगर अमेरिका की हिस्ट्री उठाकर आप लोग देखोगे तो इसको जो बसाया गया है वो बाहर के लोगों के द्वारा ही यहां पर इसको बसाया गया है। 13th कॉलोनीज का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ये वो लोग हुआ करते थे जिनको ब्रिटेन के अंदर में या दूसरी कंट्री के अंदर में सजा सुनाई जाती थी, तो वहां से छुटकर आ गए या फिर व्यापार करने के लिए यहां पर आ गए। तो इस तरीके से अगर यूएसए को आप लोग देखो तो पूरा यूएसए जो है वो इधर उधर से लोग आए यहां पर और उनके द्वारा पूरा यूएसए बसाया गया है। और आज के दिन में डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि वो बाहर के लोगों को यहां पर नहीं आने देंगे। तो यहां से थोड़ा सा सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि क्या यूएसए के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप साहब, उन्होंने हिस्ट्री पढ़ी है कि सारे के सारे लोग जो हैं वो यहां से आकर बसे हैं इस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर में। तो जिस यहां पर बात करते हैं कि जो यहां पर इमिग्रेंट आ रहे हैं उनको भगा दिया जाएगा, तो उन्हीं के बलबूते पर ये कंट्री की नींव रखी गई है। तो उसी के बारे में यहां पर ये पूरा आर्टिकल है। अभी यहां पर इनके द्वारा ये एक तरीके से शटर डाउन किया जा रहा है ताकि जो बाहर के लोग हैं यहां पर न आ सके। तो उसके चलते जो यूएसए का व्हाइट हाउस है उसके द्वारा, यानी कि एक तरीके से प्रेसिडेंट के द्वारा आप लोग बोल सकते हैं, प्रोक्लेम किया गया है कि यहां पर नॉन इमिग्रेंट जो वर्कर वीजा जो अक्रॉस द बोर्ड यहां पर एक तरीके से वो किया जाता है उसको यहां पर डाउन करने जा रही हैं। यानी कि एक तरीके से इनका यह मानना है कि हमारी कंट्री यानी कि यूएसए के अंदर के जो लोग हैं उनको जॉब नहीं मिल पा रही है और बाहर के लोग आकर यहां पर इनकी जॉब छीन ले रहे हैं। तो इसके चलते यहां पर ये बातें बताने की कोशिश की जा रही है। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट वीजा के नाम मैंने आप लोगों को दे रखे हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इनके बारे में थोड़ा समझिएगा। सबसे पहले बात की जा रही है H1B वीजा के बारे में।
बारे में। H1B वीजा क्या है, यहां पर ये स्किल्ड वर्कर्स को वीजा दिया जाता है, जो कि यहां पर एक तरीके से हमारी कंट्री के लिए बहुत सारे लोग जो इसका फायदा उठाते हैं, बहुत सारे लोग जो यहां पर काम करने जाते हैं हमारी कंट्री के लोग, उनको H1B वीजा मिलता है। ये एक नॉन इमिग्रेंट वीजा है, यानी कि ये परमिट नहीं है कि यूएसए में जाकर आप लोग रहना स्टार्ट कर सकते हैं, बस ये यहां पर वीजा है काम करने के लिए। पर लेकिन इसको आगे चलकर लोग क्या कर लेते हैं, ग्रीन कार्ड में कन्वर्ट करा लेते हैं और फिर वहां पर रहने लगते हैं, तो यूएसए इसकी वजह से काफी ज्यादा परेशान है। H2B वीजा जो है यहां पर ये इशू किया था सीजनल वर्कर के लिए, यानी कि सीजन टू सीजन, जैसे अपनी कंट्री में बात करें एग्रीकल्चर सीजनल वर्कर होते हैं, ठीक है। फिशरी अगर बात करें तो यहां पर सीजन में जिस मछली पालन पकड़न ज्यादा होता है उस पर्टिकुलर एरिया के बारे में आप लोग बात कर सकते हैं, तो सीजन के टाइम पर जो काम आता है तो उसके लिए यहां पर इसको यूज किया जाता है। कई सारी ऐसी इंडस्ट्री देखने को मिलती है, तो इसको H2B वीजा बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर है L1 वीजा। L1 वीजा यहां पर है ये इंट्रा कंपनी ट्रांसफर वीजा, यानी कि मान लीजिए गूगल है, ठीक है, तो गूगल है आज के डेट में, अगर गूगल का जो हेडक्वार्टर है मान लीजिए यूएसए के अंदर में, उसकी कई सारी जो ब्रांच है वो इंडिया के अंदर में है, तो वो क्या करते हैं इंडिया के अंदर मान लीजिए कोई ऐसा पर्सन उनको लग रहा है कि उसको यूएसए के अंदर लेकर जाना है, तो ये क्या कर रहे हैं, इंट्रा कंपनी ट्रांसफर यहां पर देखने को मिल रहा है, यानी कि कंपनी के अंदर ही ट्रांसफर, यानी कि इंडिया में कोई वर्कर था उसको यूएसए में लेकर जा रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से यूएसए में कोई वर्कर है उसको इंडिया में भेज रहे हैं। तो कई बार आप लोगों ने देखा होगा कई सारे जो लोग हैं वो घूमकर आते हैं, मतलब कोई यूएसए जा रहा है, कोई जापान जा रहा है, कोई साउथ कोरिया जा रहा है, कि हाँ कंपनी ने भेजा था 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए, तो उसके लिए L1 वीजा दिया जाता है यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट बात की जा रही है J1 वीजा के बारे में। J1 वीजा यहां पर ये स्टूडेंट्स के लिए वीजा है ऑन वर्क स्टडी समर प्रोग्राम, ठीक है। तो एक तरीके से वर्क और स्टडी दोनों कर सकते हैं, समर प्रोग्राम की टाइप से यहां पर ये वीजा दिया जाता है। एक काफी इंपॉर्टेंट जो वीजा न्यूज में रहता है वो है H4 वीजा। H4 वीजा क्या है, H4 वीजा यहां पर वो वीजा है जो H1B वीजा होल्डर है उनके ऊपर जो डिपेंडेंट है, यानी कि H1B वीजा होल्डर मान लीजिए कोई एक पर्सन है वो यहां पर यूएसए जाता है, तो उसकी वाइफ को यहां पर H4 वीजा लेना पड़ेगा उसके साथ में जाने के लिए, जो कि इसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो यहां पर इस वीजा के ऊपर भी कई बार यहां पर बातें की गई कि ये वीजा यहां पर इस तरीके से प्रोवाइड नहीं कराना है, तो याद रखिएगा H1B वीजा यहां पर स्किल्ड वर्कर के लिए है, H2B वीजा जो है सीजनल वर्कर के लिए, L1 वीजा जो है यहां पर ये कंट्री के अंदर अगर कोई ट्रांसफर हो रहा है उसके लिए, J1 वीजा यहां पर जो स्टूडेंट्स हैं वर्क स्टूडेंट एक वर्क स्टडी के साथ उनको मिलेगा यहां पर ये समर प्रोग्राम के लिए। H4B वीजा जो है यहां पर ये H1B वीजा वाले जो है यानी कि जो स्किल्ड वर्कर हैं उनके ऊपर जो डिपेंडेंट है यानी कि उनके बच्चे और उनकी वाइफ के लिए ये वीजा यहां पर प्रोवाइड कराया जाता है, तो इंपॉर्टेंट है इसके बारे में याद रखना। अभी यहां पर रिसेंटली यहां पर 24 जून यानी कि आज ही के दिन यहां पर यूएसए में बोला जा रहा है इस कैलेंडर ईयर तक कंप्लीटली यहां पर प्रोक्लेम किया जा रहा है यहां पर यूएसए के द्वारा, ताकि जो ये वीजा जो दिए जाते हैं इनको यहां पर रोका जा सके। तो यहां पर प्रेसिडेंट के द्वारा यहां पर, क्योंकि आप लोगों को पता है कि 3 नवंबर में प्रेसिडेंट के इलेक्शन होने वाले हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहां पर इनके द्वारा ये स्टेप उठाए जा रहे हैं। तो यहां पर ये थोड़ी सोचने वाली बात है। देखिए आज की डेट में बहुत सारी ऐसी कंपनी है यूएसए के अंदर में जो कि ग्लोबलाइज कंपनी आज के डेट में हो चुकी है, जिनको मल्टीनेशनल कंपनी आप लोग बोलते हैं एमएनसी, जैसे कि फेसबुक ले लीजिए, गूगल ले लीजिए या फिर ट्विटर ले लीजिए, तो बहुत सारी ऐसी कंपनी आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी। तो अभी जो रिस्ट्रिक्शन यहां पर लगाई जा रही है तो कई सारी जो कंपनीज है उनके द्वारा भी यहां पर आवाज उठाई गई है, तो उसके बारे में भी जानेंगे। पहले यहां पर समझते हैं अभी यहां पर लेटेस्ट जो रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है वीजा होल्डर पर जो ऑलरेडी यूएसए के अंदर में यहां पर, तो उनको भी इंपैक्ट पड़ेगा, इसी के साथ में जिनको नया अभी ऑलरेडी इशू किया गया है वीजा उनके ऊपर भी इंपैक्ट पड़ेगा इस पर्टिकुलर जो अभी स्टेप यहां पर यूएसए के द्वारा उठाया गया है। व्हाइट हाउस के द्वारा बोला गया कि कोविड-19 के चलते हमारी कंट्री में बहुत सारे लोगों की जान चली गई है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 4 गुना यहां पर बढ़ चुका है यहां पर इसकी वजह से, ठीक है। 13.3 में 2020 की बात की जा रही है, तो इनका मतलब यह है कि बाहर के लोगों को जॉब मिल रही है, हमारी कंट्री में हमारे ही लोगों को जॉब नहीं मिल रही है, तो इसलिए यहां पर ये कुछ ऐसी स्टेप यहां पर उठा रहे हैं। तो ये डिसरप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि इनके द्वारा बोला जा रहा है कि डिसरप्ट किया जा रहा है हमारी कंट्री के जो लोग हैं उनकी जॉब को बाहर के लोगों के द्वारा। पहले हम लोग अपनी कंट्री पर फोकस करेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब बोलते हैं कि अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका पर फोकस करना है, तो उसी के चलते ये स्टेप इनके द्वारा उठाए जा रहे हैं, जो कि सही नहीं है अगर देखा जाए आज के में ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में। नेक्स्ट अगर बात करें यहां पर ऑफर जो दिया जा रहा है एक तरीके से, अगर इसके बारे में हम लोग बात करते हैं फरवरी से लेकर अप्रैल तक की अगर आप लोग बात करते हैं यहां पर, ठीक है, जो डेटा है यहां पर फरवरी से अप्रैल तक का, तो यूएसए बोलते हैं कि 20 मिलियन जो यूएस वर्कर हैं वो अपनी जॉब लॉस्ट कर चुके हैं, यानी कि अभी फिलहाल कुछ कोविड-19 के चलते कुछ बाहर के जो कंट्री के लोग यहां पर आ रहे हैं उसके चलते बहुत सारे ऐसे वर्कर्स हैं यूएसए के अंदर में जो यहां पर अपनी जॉब गवा चुके हैं, ठीक है। इसी के साथ में जो रिक्वेस्ट की जाती है H1B वीजा और L वर्कर वीजा, तो ये भी काफी बड़ा यहां पर इंपैक्ट डालते हैं इस पर्टिकुलर एरिया के बारे में। H1B वीजा कौन सा था? H1B वीजा था जो इसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं H1B वीजा के बारे में, और L1 वीजा कौन था? जो इंट्रा कंपनी ट्रांसफर होता था। तो उसी के चलते जो ये वीजा है यहां पर ये काफी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है अकॉर्डिंग टू डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट। पर लेकिन जो कंपनी है उनका क्या मानना है उसके बारे में जान लेते हैं। गूगल जो कंपनी है ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है, कुछ भी सर्च करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है कि गूगल कर ले, ठीक है।
तो ये एक तरीके से बिल्कुल ऐसे ही हो चुका है जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, जैसे आप लोगों ने नहीं कि पेस्ट करना है तो पेस्ट नहीं कोई बोलेगा कोलगेट कर ले, तो कोलगेट यहां पर एक तरीके से ऐसी नाम हो चुका है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जो कि यहां पर फिर एक रम जाती हैं, लोग उसको उसके अलावा कुछ सोचते नहीं है कि इसके अलावा भी कुछ है क्या। तो गूगल जो है आज के डे में सीईओ ये सुंदर पिचोई है, यहां पर इनके द्वारा बोला गया है कि जो यहां पर इमिग्रेशन जो है यहां पर कंट्रीब्यूट करते हैं अमेरिका की इकोनॉमी में, वो एक लार्ज स्केल का कंट्रीब्यूशन है अमेरिकन इकोनॉमी के अंदर में। तो अलग आज की डेट में यहां पर इस तरीके के आप लोग स्टेप उठाएंगे तो कई सारे यहां पर ये एक्टिविटी देखने को मिलेगी कि यहां पर जो बेसिकली बहुत सारा नुकसान होता हुआ यहां पर नजर आएगा इवन अमेरिकन इकोनॉमी को भी। तो इस तरीके से ग्लोबल लीडर टेक जो कंपनी है, इसी के साथ में गूगल कंपनी जो है उसके ऊपर भी इंपैक्ट पड़ेगा। तो यहां पर जो इनके द्वारा यह भी बात की गई है कि जो प्रोक्लेम्ड किया गया है यूएसए के गवर्नमेंट के द्वारा, यह बिल्कुल गलत है। और इन्होंने बोला है कि हम लोग हमेशा से ये एक तरीके से सपोर्ट करते आ रहे हैं इमिग्रेशन को, और उनके साथ में हम लोग अब भी खड़े हुए हैं। हम लोग सबके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे, यानी कि चाहे कोई यूएसए का हो चाहे कोई बाहर का हो, अगर वो यहां पर एक तरीके से अच्छा काम करता है तो हम लोग उसको हमेशा सपोर्ट करेंगे। और ये कहीं ना कहीं राइटर जो है, जैसा यहां पर अभी गूगल के जो सीईओ हैं सुंदर पिचई, उनके द्वारा यहां पर ये बात की गई है, यही बात बोली जा रही है यहां पर राइटर के द्वारा कि जो फॉर्च्यून 50 कंपनी है यूएसए के अंदर में, उनको भी यहां पर सामने निकल कर आना चाहिए और ऐसे यहां पर एक तरीके से क्रिटिसाइज करना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को, ताकि वो सोचने के लिए मजबूर हो जाए कि वो कर क्या रहे हैं यहां पर। क्योंकि नवंबर में इलेक्शन है, इसका मतलब ये नहीं कि नंगा डांस करेंगे यहां पर, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि प्रॉपर वे में चीजों को लेकर चलो, लोगों की तो जॉब जा रही है, आप लोगों ने क्या किया, उसके चाइना के साथ में ट्रेड वॉर छेड़ रखी है, तो इसकी वजह से भी आप लोगों की कंट्री के ऊपर भी नुकसान पड़ रहा है, ठीक है। हालांकि वो एक अलग मुद्दा है, पर लेकिन फिर भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ये यहां पर डोनाल्ड ट्रंप की जो पार्टी है, इनका नाम है रिपब्लिकन पार्टी। अब यहां पर बात करते हैं डेमोक्रेटिक जो वाइस प्रेसिडेंट जो बाइडेन के द्वारा यहां पर बोला गया कि एक तरीके से जो ट्रंप का जो कैंपेन है, यहां पर जो उनका रथ है वो ब्रेक होने वाला है, जैसे स्टेप इनके द्वारा उठाए जा रहे हैं फिलहाल। यानी कि समझदार जनता समझ जाएगी कि डोनाल्ड ट्रंप क्या करने वाले हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप भी यहां पर फिर से चुनकर आ जाते हैं तो ये समझिए यूएसए के लोग भी कहीं ना कहीं हमारी कंट्री के लोग जैसे हो गए हैं, जो कि एक तरीके से यहां पर नहीं, कई बार रिलीजन के नाम पर, कास्ट के नाम पर अपने लोकल लीडर को वोट दे देते हैं, चाहे वो कितनी भी बदतमीजी क्यों ना करता हो। कई बार डर के नाम से वोट यहां पर दे देते हैं। तो ये समय भी कहीं ना कहीं खौफ बैठाया जा रहा है कि बाहर के लोग आएंगे, जॉब छीन के ले जाएंगे, बाहर के लोग आएंगे, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। तो वो कंडीशन आप लोगों को यहां पर भी देखने को मिल रही है, इसका मतलब, ठीक है। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। एंजॉय किया यस या फिर नो, कोई डाउट अगर हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट अभी मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, इसको अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए, फिर मैं आप लोगों को यहां पर इसके बारे में कुछ एनालिसिस करता हूं ताकि आप लोग इसको अच्छे से कनेक्ट कर सकें। सबसे पहले यहां पर बात करते हैं अपनी कंट्री में आज की डेट में अगर कंडीशन देखें तो कोविड-19 की काफी खतरनाक सिचुएशन देखने को मिल रही है। देखिए, एक साइड में तो किसान है, किसान अपना खेतों में काम कर रहे हैं, दूसरी साइड में उन्हीं किसानों को उनका दाम नहीं मिल पा रहा है। अगर कोई किसान खेतों में आलू लगाता है और आलू लगाने में उसका 5,000 रुपए का एक तरीके से यहां पर इन्वेस्टमेंट हुआ और बाद में चलकर उसको 4,995 रुपए मान लीजिए उसको मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब 5 रुपए में और लॉस में यहां पर ये पर्सन रह गया। इसकी मेहनत, पानी, दुनियादारी, रातों को जगना, पूरा बिल्कुल दुनियादारी छोड़ छाड़ कर अपनी खेती करना, क्या वो यहां पर ये सही आउटपुट है? तो कम से कम 7 या फिर 8 या फिर 10,000 अगर बनते तो तब समझ में आता है कि हाँ भैया जो काम किया वो सही किया। वो किसान जो लॉकडाउन में सबको फीड कर रहा है, लॉकडाउन में सबको खाना खिला रहा है, वो किसान खुद नहीं पता है कि उसका घर कैसे चलेगा। तो ये सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है यहां पर। अगर हमारी कंट्री जहां पर काफी लार्ज स्केल पर जो जनता है आज के डेट में भी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, तो यहां इसी के बारे में बात की जा रही है कि कोविड-19 जो खतरनाक सिचुएशन यहां पर लेकर आया, तो इसके चलते हमारी कंट्री में कहीं ना कहीं जो एग्रीकल्चर है उसके ऊपर काफी इंपैक्ट पड़ा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अपना सामान खेतों से निकाल तो पाए पर लेकिन मार्केट तक पहुंचा नहीं पाए। इसके चलते हमारी कंट्री में अभी अमेंडमेंट किया गया एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955। तो फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा यहां पर बात किया गया कि एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस मार्केट है, ठीक है, तो उसके बारे में बात की गई यहां पर। तो जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो मार्केट कमेटी है उसको डिसमेंटल करने की भी बात की गई। सेवरल जो अभी आप लोग देखते हैं यहां पर कई सारी अगर इंपैक्ट के बारे में बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर में, यहां पर जिस तरीके से आप बात की जा रही है, तो फेयर प्राइसिंग, ई ट्रेडिंग, इसी के साथ में अलोंग विद लिक्विडिटी मेजर के बारे में बात की गई। सेंटर के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो ये यहां पर फोकस किया जाता है। देखिए आप लोग इसको समझिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में बात की जा रही है। अगर कोई ए किसान है ए, ठीक है, और यहां पर कोई कंपनी है बी, ये कंपनी इस किसान को ये बोलेगी कि तुमको 4 बीघे खेत में आलू लगाना है और ये आलू का बीज भी हम देंगे आपको, ठीक है, और ये जो आलू लगाना है ये सारा आलू हम ही खरीदेंगे, आप लोग किसी और को ले जाकर नहीं बेचोगे। तो एक तरीके से यहां पर चाहे नुकसान हो चाहे फायदा हो, अब यहां पर ये कंपनी खरीदेगी, चाहे यहां पर कुछ भी क्यों ना हो, अब यहां पर सारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इस कंपनी का हो गया इस पर्टिकुलर खेत को लेकर। तो इसी के चलते यहां पर ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग रहती है। काफी ज्यादा फायदा यहां पर किसानों को इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में देखने को मिलता है। मार्केट में इसको नहीं, एक तरीके से मार्केट में नहीं घूमना पड़ता है। इसी के साथ में
आसानी से यहाँ पर इनको अच्छा प्राइस मिल जाता है, तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ऊपर फोकस देना चाहिए, एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग के ऊपर फोकस देना चाहिए, जैसे भूमि पट्टे पर दी जाती है, ठीक है। और मार्केटिंग तो काफी इंपॉर्टेंट है ये। अगर बात करें हमारी कंट्री में मॉडल लैंड लीज एक्ट 2016 है, जो कि प्रिपेयर किया गया था नीति आयोग के द्वारा। और नीति आयोग के द्वारा जब इसको प्रिपेयर किया गया तो बोला गया राज्य अपने अपने हिसाब से इसको खाका इसका ऐसा रखें और अपने अपने हिसाब से अपने एरिया में कोई ऐसा एक्ट यहां पर आप लोग लेकर आ सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसी पर्टिकुलर मुद्दे पर जब यूनाइटेड नेशन यानी कि यूएन बात करता है, तो यूएन ने लिए चाइल्ड लेवल पर बात की, तो हर एक कंट्री यहां पर चाइल्ड लेवल पर अपना लॉ बना सकती है, पर लेकिन एक बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो कहां से उठा सकती है, वो यूएन से उठा सकती है। तो ऐसा ही आप लोग यहां पर बोल सकते हैं सेंट्रल लॉज एक बनाता है यहां पर एक प्रॉपर, ताकि जो राज्य हैं और स्टेट यूनियन टेरिटरी हैं, जो राज्य हैं और यूनियन टेरिटरी हैं, वो अपने हिसाब से यहां पर चीजों को लेकर चल सके। डेवलपमेंट जो है इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं, लॉकडाउन की वजह से कोविड-19 जो आउटब्रेक है उसकी वजह से काफी कुछ यहां पर देखने को मिला। माइग्रेंट फार्म वर्कर थे जो, वो आप लोगों को पता है कि आज के डेट में बहुत सारे लोग एक तरीके से यहां पर अगर पंजाब में आप लोग जाएंगे खासकर, और खासकर हरियाणा वाले रीजन में, तो बहुत सारे लोग यहां पर वेस्ट बंगाल से, इसी के साथ में बिहार से या फिर उत्तर प्रदेश से बहुत सारे लोग यहां पर काम करने जाते थे। तो माइग्रेंट वर्कर का यहां पर एक दो तरीका हो गया। अब तो एक तो वहां पर जहां खेती कर रहे थे वहां पर एक आप लोगों को लेबर अवेलेबल नहीं रहेगी, पहली तो प्रॉब्लम ये है। और ये लेबर वो जो वहां से निकल कर आ चुकी है, अब अपने एरिया में इनको काम कैसे मिलेगा, वो भी थोड़ी सोचने वाली बात है। तो दोनों ही तरीके से जो प्रॉब्लम यहां पर देखने को अभी मिल रही है, ठीक है, किसान की साइड से भी और इसी के साइड से दूसरी साइड से भी। और फिर रही सही कसर कहां से पूरी हो जा रही है, वो हो जा रही है जब उनको प्राइस नहीं मिल पा रहा है उनको प्रॉपर वे में, यानी कि एक तरीके से मार्केट में सामान लेकर जाएं और फिर उनको वहां पर प्राइस ना मिले, औने पौने भाव पर यहां पर चीजों को बेचकर आ जाए, तो फिर कैसा रहेगा। हालांकि अगर बात करें यहां पर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको एफसीआई आप लोग बोलते हैं, यहां पर बोला जा रहा है कि जो गोडाउन है वो ओवरफ्लो चल रहे हैं, ठीक है। एक साइड में गोडाउन ओवरफ्लो चल रहे हैं और दूसरी साइड में जनता है जो भूखी मर रही है। कई सारे ऐसे केस हम लोग यहां पर देखने को मिले। तो इस तरीके से यहां पर बोला जा रहा है कि 3 टाइम जो बफर स्टॉक है उसका यहां पर ये अभी खरीद चुके हैं। तो यहां पर देखिए मार्केट में चीजें कंज्यूम नहीं की जा रही है, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है और गवर्नमेंट उस लेवल पर काम नहीं कर सकती है ताकि सारे किसानों को फायदा पहुंचाया जा सके। आयरनी यहां पर एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगी। फूड सिक्योरिटी के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं, ठीक है, फिर भी हमारी कंट्री में बहुत सारा एक तरीके से अनाज है, पर बिहार में ऐसा भी देखने को मिला कई जगह ये बात कही थी कि मेंढक को भी पका पकाकर लोग खा रहे हैं, ठीक है। ये ऐसा अभी यहां पर ये न्यूज थी जो काफी वायरल हुई। यहां पर एक साइड में यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो यहां पर भरा पड़ा है, बारिश की वजह से अनाज खराब हो जाता है, दूसरी साइड में जो जनता है वो उल्टे सीधी हरकतें करने के लिए मजबूर हो रही है। तो ये थोड़ा सा सोचने वाली बात होती है यहां पर कि कहां पर आप लोग ये सामान लेकर जा रहे हैं और कहां पर इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। कोविड-19 जो है वो माइग्रेशन और खासकर पुअर और वनरेबल जो माइग्रेंट है उनके ऊपर काफी इंपैक्ट डाला। तो इंडिया के अंदर देखते हैं इनको क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा रही है। हालांकि स्टेप कई सारे उठाए गए हैं, पर एग्जैक्टली जब ग्राउंड पर जाकर देखते हैं तो इस तरीके से इंप्लीमेंट होता हुआ नहीं दिखता है जैसा यहां पर एक्सपेक्टेशन लगाई जाती है। वन नेशन वन कार्ड के बारे में बात की जाती है, इसका क्या मतलब इसको आप लोग समझ लीजिए। क्वेश्चन एग्जाम में कई बार बन जाता है। मान लीजिए हमारी कंट्री में वन नेशन वन कार्ड आता है और कोई माइग्रेंट वर्कर जो है वो यहां पर बिहार से लेकर वो मान लीजिए यहां पर जाता है कर्नाटक के अंदर में। अब कर्नाटक के अंदर जाएगा तो इसके पास में कार्ड तो यहां पर नहीं रहेगा, राशन कार्ड मिल सके इसको। तो यहां पर क्या करता है ये, यहां पर अब गवर्नमेंट के द्वारा ये बोला गया कि वन नेशन वन कार्ड, यानी कि यहां पर भी इसको जो गवर्नमेंट के द्वारा फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा रही है उनका फायदा होगा, पर लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा रही है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अगर कोई यहां पर इस तरीके से फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा रही है तो वो ये माना जाता है कि वो स्टेट के लिए है, बाद में यहां पर किसी के बारे में सोचा जाएगा, पर उस स्टेट के लिए पहले है यहां पर, ठीक है। अगर यहां पर बात करें सेंटर के बारे में तो मान लीजिए यहां पर इसको जो अनाज गेहूं मिल रहा था तो वहां ऐसा अनाज गेहूं यहां पर भी मिलेगा, पर लेकिन सब्सिडाइज नहीं मिलेगा। जो यहां पर स्टेट गवर्नमेंट एक्स्ट्रा अगर कोई एफर्ट डाल रही है वो उतने ही प्राइस पर मिलेगा जितना सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पर पूरी कंट्री में इंप्लीमेंट करती है, ठीक है। तो ये है इसके बारे में फैक्ट जो आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है फिक्स क्वांटिटी ऑफ फ्री फूड ग्रेन और इसी के साथ में पल्सेज जो माइग्रेंट वर्कर को मिलनी चाहिए जिनके पास में राशन कार्ड नहीं है। तो वही बात बोली गई जून से जुलाई के महीने में यहां पर ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी। पर लेकिन ये सारी बात यहां पर देखने को मिलती है, फूड सेफ्टी, फूड सिक्योरिटी, वन नेशन वन कार्ड, सबको ये बांटा जा रहा है, पर लेकिन एग्जैक्टली जब ग्राउंड पर जाकर देखते हैं तो सिचुएशन कुछ और ही नजर आती है। बोला कुछ और जा रहा है, ग्राउंड लेवल पर देखने कुछ और मिल रहा है, ठीक है। तो यहां पर जब आप लोग देखें यहां पर तो पॉलिसी परसेप्शन के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो वो पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन के बारे में बात करते हैं तो वो कुछ और रहता है और इंप्लीमेंटेशन कुछ और रहता है। अभी यहां पर उसी के बारे में बात की जा रही है। अगर आप लोग रबी क्रॉप के बारे में यहां पर बात करते हैं तो हार्वेस्टेड और जो अनसीजनल जो रेन है, इसी के साथ में ओले भी पड़े कई जगह स्टार्टिंग
स्टार्टिंग में तो काफी नुकसान यहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, कई पार्ट में कंट्री में आप लोग खतरनाक जो टिड्डी का अटैक देखने को मिला। ठीक है, तो लोकस्ट इन्वेजन आप लोग को देखने को मिला, तो उसकी वजह से किसानों को नुकसान हुआ। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है, कई बार जो देखिए हमारी कंट्री में किसान क्या करते हैं, बैंक से लोन लेने के कंपेयर में वो क्या करते हैं, किसी साहूकार से लोन ले लेते हैं जो यहां पर चक्रवृद्धि ब्याज पर एक तरीके से पैसा देता है, तो उसके चक्कर में पड़ जाते हैं, तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने को उनको मिलती है, वहां से निकल भी नहीं पाते हैं। ये काफी बड़ी बात आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ में अगर बात करें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बोला गया है कि वो क्या करेंगे, लोन की जो ईएमआई है 3 महीने के लिए उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। यानी कि अगर आप लोग ईएमआई अभी नहीं भर पा रहे हैं तो 3 महीने तक आप लोग भर सकते हैं। पर लेकिन नॉर्मल जनता जो यहां पर आसपास से ऐसे ही लोन ले लेती है, उसको कैसे पता चलेगा इस सब चीजों के बारे में, तो वो तो यहां से चीजें नहीं कर पाएंगे। तो एग्जैक्टली होता क्या है कि यहां पर जो गवर्नमेंट या फिर आरबीआई जो काम कर रहे हैं उसका फायदा जनता को नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि जनता क्या कर रही है, वो तो पड़ोस के किसी अमीर आदमी से लोन लेकर आ जा रही है जहां पर उसको काफी ज्यादा नुकसान पहुंचने को मिलता है, पर लेकिन वो बैंक में नहीं जाते हैं। यानी कि बैंक का इतना ट्रस्ट नहीं है जितना यहां पर होना चाहिए, ऐसा आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। अगर ट्रस्ट होगा तो फिर यहां पर बैंक में जाएंगे, बैंक से पैसा लेंगे, या फिर कई सारे लोग डरते हैं, घबराते हैं कि यार पता नहीं क्या होगा, बैंक का लोन चढ़ जाएगा, कैसा होगा, अपने पड़ोसी से लोन लेकर वो दबे रहेंगे पूरी जिंदगी, पर लेकिन बैंक तक नहीं जाते हैं। तो इसके चलते जो इंपैक्ट है वो कहीं ना कहीं कम होता हुआ नजर आता है। एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में बात करें तो 14th खरीफ क्रॉप जो है उनके सपोर्ट प्राइस के बारे में यहां पर बात की जा रही है। लैक ऑफ मैन पावर देखने को मिलता है। ठीक है, वर्किंग कैपिटल की कमी रहती है, मशीनरी के बारे में बात की जा रही है, और यहां पर इसी के साथ में स्टोरेज। देखिए यहां पर ये सारी चीजें अगर आप लोग देखेंगे ना, ये सारी काफी इंपॉर्टेंट है। मशीन की जरूरत है, स्टोरेज की जरूरत है। अगर आप लोग टमाटर लेकर आते हैं, अगर मार्केट में सही टाइम पर नहीं पहुंचेगा तो खराब हो जाएगा, तो उसको कोल्ड स्टोरेज में रखना जरूरी है। मैन पावर भी देखने को नहीं मिल रही है, यानी कि सब अपने अपने एरिया में जा चुके हैं, कोई यहां पर रहकर अपनी जान को एक तरीके से खतरे में नहीं डाल सकता है। जैसा खौफ अभी फैला दिया गया कोविड-19 का, उसके चलते ये प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिल रही है। आखिर स्टेप क्या उठाए जाएं, तो कुछ स्टेप यहां पर सजेस्ट किए जा रहे हैं जो कि यहां पर इंपॉर्टेंट है, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले बात की जा रही है, स्विच करना चाहिए यहां पर कैश क्रॉप से फूड क्रॉप्स के ऊपर। यानी कि होता क्या है, आज के में जो किसान है खेतों में वही सामान लगाते हैं नॉर्मली जो उनको बेचना हो, जो उनका प्राइस यहां पर मिल सके। ठीक है, फूड क्रॉप पर ज्यादा फोकस नहीं है। मान लीजिए गन्ने की अच्छी खासी यहां पर पैदावार हो रही है, अगर गन्ना बेचकर पैसा अच्छा आता है तो गन्ना बेचना पसंद करते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें तो कैश क्रॉप से अच्छा है कि और फूड क्रॉप्स पर फोकस देकर चले। नेक्स्ट हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा बोला गया कि गो लोकल, यानी कि लोकल एरिया पर ज्यादा फोकस दिया जाए, अपनी सप्लाई चेन लोकली हम लोग कंप्लीट कर सकें ताकि बाहर की कंट्री के ऊपर डिपेंडेंसी न देखने को मिले। इंक्रीज गवर्नमेंट एलोकेशन, पुअर फार्मर के लिए गवर्नमेंट एलोकेशन को बढ़ाया जाए, खासकर पीएम किसान स्कीम जैसी के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो। इंश्योर टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ सीड एंड फर्टिलाइजर, यानी कि जो बीज हैं और इसी के साथ में जो खाद है वो इंसान जो यहां पर किसान है उनको टाइम पर मिलना चाहिए। यह भी काफी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट यहां पर कर देता है। इसी के साथ में इन्वॉल्व करने की बात की जा रही है फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि सिचुएशन को और अच्छे से कंट्रोल किया जा सके और फार्मर्स के राइट के बारे में बात की जा सके। सबसे खतरनाक बात यहां पर यह वर्ल्ड हंगर डे जो कि 28 मई को सेलिब्रेट किया था, इसमें हमारी जो रैंक थी 117 कंट्री में 102 पर थी, यानी कि टोटल 117 कंट्री में 102 पर है हम लोग भुखमरी के मामले में। तो ये कितनी बेइज्जती वाली बात होती है। एक साइड में हम लोग बोलते हैं कि हमारी कंट्री में एफसीआई के जो गोडाउन है वो भरे पड़े हैं, और एक साइड में भुखमरी में हम लोग कहां बैठे हुए हैं। तो इसी के बारे में भी कई बार बात की जाती है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात हम लोगों ने की। अगर यहां पर बात करते हैं जो यहां पर एग्रीकल्चर अकाउंट के बारे में, तो 17% के करीब जो इंडियन जीडीपी जो है वो नियरली 50%, और कंट्री पॉपुलेशन जो है यहां पर वो फार्म के ऊपर डिपेंडेंट रहती है। यानी कि 17% तो यहां पर एक तरीके से इंडियन जीडीपी, यानी कि 50% जो लोग हैं वहां से ओनली 17% आप लोग बोल सकते हैं इंडियन जीडीपी निकल कर आती है। तो ये काफी बड़ी बात आप लोग बोल सकते हैं। तो यहां पर ये काफी कम रेशियो है, कम से कम यहां पर आप लोग समझ सकते हैं कि अच्छी खासी जनता इसके ऊपर डिपेंडेंट रहती है और वहां से जीडीपी निकल कर आती है। तो इसका मतलब ये था कि यहां जनता को जॉब भी मिल रही है और जनता काम भी कर रही है। तो ये भी यहां पर एक मुद्दा है जो कि यहां पर पॉलिसी रिफॉर्म के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का जो विजन था कि 2022 तक हमारी कंट्री में किसानों की इनकम को डबल करना है, अब लग नहीं रहा है कि इनकम डबल होने वाली है पेंडेमिक के चलते। ये यहां पर मुद्दा अभी यहीं पर ही रुकता हुआ नजर आएगा। क्लाइमेट साइंटिस्ट के बारे में बात करें तो वो बात करते हैं क्लाइमेट चेंज को थोड़ा फोकस देकर चलो ताकि सिचुएशन को यहां पर सुधारा जा सके। इंडियन फार्मर के देखिए फोकस देना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लॉकडाउन रहे फिर भी हम लोगों को खाना मिलता रहा। तो इसका बेसिक एक श्रेय जो जाता है वो हमारी कंट्री के किसानों को जाता है, जितनी मेहनत उनके द्वारा यहां पर की गई है। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा, इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। नेक्स्ट जो आर्टिकल है, हालांकि यहां पर इसके बारे में देखिए कई सारे ऐसे आर्टिकल हैं जो बहुत बार डिस्कस कर चुका हूं, बहुत सारी चीजें रिपीट हो रही हैं। ठीक है, तो उनको फिर भी हल्का सा मैं आप लोगों को आइडिया दे देता हूं, क्योंकि कल जब मैं आप लोगों से पूछ रहा था कि देखिए जो नए मेंबर हुआ करें ना वो बताया करें नीचे कमेंट बॉक्स में, जिन्होंने अभी एक हफ्ते के अंदर स्टार्ट किया है या फिर अभी 1-2 दिन से स्टार्ट किया है, तो वो आप लोग जरूर बताया करें। यहां से उससे ये रहता है कि मुझे आइडिया लगता रहता है कि हाँ किस लेवल पर जाकर और मुझे चीजें पढ़ानी है आप लोगों को। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि फीडबैक जरूर दिया कीजिए। जो भी आप लोगों की समझ में नहीं आता है, कोई ऐसी बात रहती है, कोई मुद्दा रहता है, तो उसको आप लोग बताएंगे नहीं तो मेरे
तक पहुंचेगी चीजें कैसे, और फिर मैं आप लोगों तक कैसे पहुंचाऊंगा उसको, तो ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। फीडबैक जरूर दिया कीजिए, ठीक है। जैसे कोई नया मेंबर आया, ठीक है, तो उसको फिर उसी हिसाब से थोड़ा सा डिटेल में बता दूंगा ताकि आप लोग का भी रिवीजन और अच्छे से हो जाए। फिर मैं ये सोचता हूं कई सारे बच्चे की सर ये तो डिस्कस हो चुका है, इसको इतना ज्यादा रिपीट ना करो, तो कम भी ज्यादा भी रिपीट ना हो और सामने वाला कोई नया बंदा है उसको भी पता चलता रहे। तो एक ऐसा बैलेंस बनाकर चलना पड़ता है, ठीक है। अगर डेली सारी चीजें ही रिपीट करूंगा तो फिर नया डिस्कस नहीं कर पाएंगे, तो वो भी एक मुद्दा रहता है। तो इसलिए एक बैलेंस बनाकर चलना पड़ता है लेक्चर के अंदर में, ठीक है। जो नए हैं उनका भी ध्यान रखना है, पुराने हैं उनका भी ध्यान रखना है, कुछ नया सीखना है, कुछ अच्छे से चीजें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर चीजें करनी पड़ती है। तो इसलिए फीडबैक काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इन सब चीजों में बैलेंस रखने के लिए, ठीक है। सबसे पहले यहां पर बात करते हैं आज की डेट में। अगर आप लोग ऑल ओवर वर्ल्ड में जाइए तो कई सारी कंट्रीज के द्वारा अलग अलग ऐप लॉन्च किए गए। वो ऐप जो थे वो कंपलसरी बना दिए गए कि हाँ भैया ये ऐप आप लोग को यूज करने ही करने हैं, जबकि कोई एक लॉ की सपोर्ट भी उन ऐप को यहां पर नहीं थी, यानी कि कोई लॉ प्रोवाइड करा रहा हो उस ऐप के बारे में कि हाँ ये मुद्दा यहां पर हो सकता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पर ये देखने को मिली कि आर्बिट्रेरी तरीके से यहां पर पावर का मिसयूज किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। कई सारे ऐसे फंडे देखने को मिले। इसी के साथ में कई सारी कंट्री ऐसी थी जिनके द्वारा इलेक्शन को पोस्टपोन कर दिया गया, तो वो भी एक काफी बड़ा मुद्दा था। हमारी कंट्री में अगर आप लोग बात करते हैं आर्टिकल 21 के बारे में, तो राइट टू लाइफ के बारे में बात की जाती है। राइट टू लाइफ के साथ में यहां पर राइट टू प्राइवेसी, आप लोगों को याद होगा कई बार बता चुका हूं, पुट्टास्वामी केस। पुट्टास्वामी केस कौन से साल का है ये आप लोग बताइए। पुट्टास्वामी केस में यहां पर बोला गया था कि प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है, यानी कि हर एक इंसान जो होता है जब पैदा होता है उसी के साथ में उसकी प्राइवेसी पैदा हो जाती है और ये फंडामेंटल राइट है, इसका आप लोग हनन नहीं कर सकते। अगर इसका हनन होता है तो आप लोग कोर्ट में जा सकते हैं और कोर्ट में जाकर यहां पर आप लोग बोल सकते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट कहां है, उसको इंप्लीमेंट कीजिए। पर लेकिन गवर्नमेंट ने कई सारे फंडामेंटल राइट जो थे वो रिसेंटली अभी ताक पर लगा दिए। ये सिचुएशन भी अभी यहां पर देखने को मिली। कई सारे लोगों को आर्बिट्रेरली यहां पर गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार करने के बाद में यहां पर अत्याचार भी किया गया, कई सारे लोगों के ऊपर लाठी बरसाई गई यहां पर, एक तरीके से वो भी कंडीशन यहां पर देखने को मिली। तो दोनों ही रोल यहां पर देखने को मिले, एक साइड में पुलिस ने अच्छा काम किया और दूसरी साइड ने पुलिस का एक दूसरा नेगेटिव फेज भी यहां पर देखने को मिला। तो उसमें कैसे बैलेंस आप लोग बना सकते हैं, तो उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। एक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं अगर एक अच्छी डेमोक्रेसी यहां पर आप लोग को स्टेब्लिश करनी है तो फंडामेंटल राइट और जनता के ऊपर फोकस काफी ज्यादा जरूरी है। अगर वो नहीं होगा तो फिर ये समझिए कि चीजें जो है वो सही डायरेक्शन में आप लोग नहीं चला पाओगे। ये डेटा पॉइंट है आप लोगों के सामने। कई सारे लोग यहां पर बोलते हैं कि चाइना के जो सामान है उसको बहिष्कार करो, चाइना से कुछ मत खरीदो, वो सारी बातें हम लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहां पर टॉप 3 इंपोर्टर और टॉप 3 एक्सपोर्टर की बात की जा रही है। टॉप 3 जो इंपोर्टर है यहां पर ये है चाइना, यूएसए और यूएई। टॉप 3 एक्सपोर्टर जो है यहां पर ये है, कौन है यहां पर, यूएसए, यूएई और चाइना, ठीक है। तो इंपोर्ट फ्रॉम चाइना अकाउंट करता है 14% टू इंडिया टोटल इंपोर्ट, यानी कि हमारी कंट्री में जो टोटल इंपोर्ट होता है उसका 14% हम लोग चाइना से इंपोर्ट करते हैं। आप लोग ये समझिए कि हमारी डिपेंडेंसी कितनी है। आज के डेट में जो मेडिसिन हम लोग बनाते हैं ना, मेडिसिन के अंदर जो सामान डला होता है, जो भी आप लोग को उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स देखने को मिलते हैं जिसको एपीआई के नाम से आप लोग जानते हैं, वो सारी चीजें हम लोग कहां से लेकर आते हैं, वो चाइना से लेकर आते हैं। इस एपीआई की जो फुल फॉर्म होती है इसको बोलते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, यानी कि मान लीजिए आप लोग कोई कैप्सूल बना रहे हैं या फिर कोई दवाई बना रहे हैं तो उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं वो मैक्सिमम चाइना से इंपोर्ट करके लेके आते हैं। ये सोचिए अगर यहां पर हमारी कंट्री जो जेनरिक दवाई का हब है उसका मैक्सिमम जो ये बेसिक रॉ मटेरियल है वो चाइना से खरीदकर हम लोग लेकर आते हैं, तो कैसे इसके ऊपर डिपेंडेंसी हम लोग कम कर सकते हैं, तो वो सोचना पड़ेगा। यानी कि हम लोगों को यहां पर पहले अपनी चीजों को समझना पड़ेगा, पहले सेल्फ डिपेंडेंट हम लोग को होना पड़ेगा, उसी के साथ में हम लोग बाद में चाइना से यहां पर जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उसको हम लोग कम कर सकते हैं। और कौन से ऐसे एरिया जहां पर काफी हाई डिपेंडेंसी हमारी चाइना के ऊपर देखने को मिलती है, तो वो आप लोग देखते हैं। जैसे आप लोग देखिए यहां पर ये व्हीकल जो भी यहां पर एक्सेसरीज लेकर आते हैं, यहां पर इसी के साथ में एंटीबायोटिक जो भी आप लोग लेकर आते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन कंपाउंड वगैरह, डायोड और ट्रांजिस्टर वगैरह, ट्यूब्स, पाइप्स और जो आयरन स्टील्स जो वगैरह, इलेक्ट्रिक जो एक्यूमुलेशन होता है, इलेक्ट्रिक एक्यूमुलेशन, ठीक है, तो एक एक्यूमुलेटर, तो बहुत सारी चीजें हम लोग यहां पर लेकर आते हैं। इससे आज के में बहुत सारे फोन, एलईडी, ये सारी चीजें जो आप लोग लेते हैं, एसी, फैन वगैरह, ये सारे चाइना का माल जो है सस्ता मिलता है, तो वहां से लोग ज्यादा खरीद लेते हैं। तो पहले आप लोग को अपने ऊपर फोकस देकर चलना पड़ेगा। अगर बात करें, बहुत सारे स्टार्टअप ऐसे हैं जिसमें चाइना का इन्वेस्टमेंट आप लोग को देखने को मिल जाता है, ठीक है। मैनी जैसे हमारी कंट्री के जो स्टार्टअप है वहां पर चाइनीज इन्वेस्टर है, जैसे कि स्नैपडील, ओला, स्विगी, पेटीएम, फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट, जोमेटो, ये हाइक, ये पेटीएम मॉल, ओयो, उड़ान, बाइजू, डिलीवरी, ये डेली, ये बेसिकली डिलीवरी, ठीक है। तो बेसिकली ये सारे जो ऐसे एरिया है जहां पर चाइना का ह्यूज इन्वेस्टमेंट है। अगर चाइना को हम लोग भगाते हैं यहां से, तो फिर आप लोग समझिए कि कैसे हम लोग यहां पर चीजें कंट्रोल कर पाएंगे।
हमारी कंट्री का जो टोटल ट्रेड है उसका 10% चाइना है यहाँ पर टोटल ट्रेड में। तो इसलिए पहले आप लोगों को फोकस देना पड़ेगा, आत्मनिर्भर जो यहाँ पर कंपेन चलाया गया उसका रियलिटी में आप लोगों को यहाँ पर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, तब जाकर चीजें जो हैं वो आगे बढ़ेंगी। ठीक है, तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। इसी तरीके से चीजों को एंजॉय करते रहिए। कोई भी डाउट अगर माइंड में रहता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जो भी आर्टिकल आप लोग के बच जाते हैं वो आप लोग के संडे में डिस्कस किए जाते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया, तो उसकी टेंशन आप लोग मत लीजिएगा। ठीक है, तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।